हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टर्म पे हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाली यूनिट के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन या अंतःचूषण। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं आपको इसका। तो देखिए, अंतःचूषण प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी ठोस कोलॉइडी पदार्थ के अंदर किसी तरल का अधिशोषण होता है और इसमें तरल ठोस कोलॉइडी पदार्थ के कणों पर बिना विलयन बनाए उसकी सतह पर बंधित होता है। यहाँ पर ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के बीच में बंधुता होना आवश्यक है। जो ठोस पदार्थ इम्बाइबेशन करता है हम उसे इम्बाइबेंट कहते हैं, अधिशोषक, और जो तरल पदार्थ इसके अंदर एंट्री करता है हम उसे इम्बाइबेट बोलते हैं, अधिशोषक। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बंधुता होना आवश्यक है। साथ ही जो ठोस पदार्थ है वो अत्यधिक ऋणात्मक जल विभव की स्थिति में होना चाहिए, इसलिए जल उसमें प्रवेश करेगा। और जल जब उसमें प्रवेश करेगा तो उसके कणों की सतह के चारों ओर वो बंधित होगा, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा की हानि होगी और इस वजह से वहां पर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में चूंकि जल ठोस के अंदर प्रवेश करके उसी के कणों के मध्य के अवकाश में स्थिर हो जाता है, अर्थात एक तरह से उस ठोस का भाग बन जाता है, तो जो आयतन में कुल वृद्धि होती है उसके कारण एक अत्यंत उच्च मात्रा में अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है। और ये अंतःचूषण दाब की मात्रा बहुत अधिक होती है। हमने इसे वर्तमान कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेट्रिकल पोटेंशियल नाम दिया है। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी। इसके उदाहरणों के तौर पे मैंने आपको बताया था कि बरसात के दिनों में जो लकड़ी के फर्नीचर फूल जाते हैं वो अंतःचूषण के कारण होता है। इसी वजह से जो अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है उसके कारण हमें लकड़ी के दरवाजों खिड़कियों को खोलने में बहुत ज्यादा अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है। इसके साथ ही मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो बीज होते हैं उनके अंकुरण के दौरान जल जब उनमें प्रवेश करता है तो वो अंतःचूषण के कारण इतना अधिक दाब उत्पन्न करते हैं कि अपने कठोर बीजावरणों को तोड़कर भ्रूण जो है बीज से बाहर आ जाता है। तो बीजों के अंकुरण में भी अंतःचूषण एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। इसी प्रकार जल अवशोषण के दौरान जो मूल रोम है वो भी सबसे पहले जल का अंतःचूषण ही करते हैं। आज हम इस प्रक्रिया को और विस्तार से देखें। तो देखिए, अब तक हमने जितनी बातें डिस्कस की हैं वो जल के या किसी भी अन्य पदार्थ के छोटी दूरी के स्थानांतरण से संबंधित थी। पादपों में परिवहन मैंने शुरुआत में आपको कहा था दो प्रकार का है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है इसके अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं शामिल हैं उनका अध्ययन अपन कर चुके हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था विसरण, क्योंकि अधिकांश पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुदिश गति करते हैं, अपनी अधिक से कम मात्रा की ओर वो गति करते हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे स्टडी करना वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस से हमारा तात्पर्य पादपों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों के स्थानांतरण से, जैसे मृदा से जल जड़ों में प्रवेश करता है और जड़ों से वो पादप के वायवीय भागों एरियल पार्ट्स में स्थानांतरित होता है, जैसे कि तना, पत्ती इत्यादि। इसी प्रकार पादप के वायवीय भागों में बनने वाले, जैसे कि पत्तियों में बनने वाले कार्बनिक खाद्य पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होते हैं, यहाँ तक कि वो जड़ों को भी मिलते हैं। इस प्रकार पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का स्थानांतरण होना, यहाँ तक कि मृदा से जड़ों में जल का प्रवेश करना और वायवीय भागों से जल का वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में प्रवेश करना, ये सभी चीजें लंबी दूरी के परिवहन में शामिल होती हैं
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इसे बोला जाता है। तो अभी तक जो कारक हम पढ़ रहे थे, जिनकी सहायता से हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को समझा, जैसे कि मेन क्या है, डिफ्यूजन। तो हम बात करें डिफ्यूजन के आधार पर, तो देखिए डिफ्यूजन से पदार्थों के स्थानांतरण की गति कितनी होती है। अगर हम एक कोशिका को लें जिसकी अंदर विसरण द्वारा पदार्थों द्वारा तय की जाने वाली दूरी हम माने लगभग 50 माइक्रोमीटर, तो हम ये कहेंगे कि विसरण के द्वारा 50 माइक्रोमीटर की दूरी तय करने में जो पदार्थ है वो तकरीबन 2.5 सेकंड का समय लेता है। एक कोशिका के लिए, कोशिका के आसपास के वातावरण में एक कोशिका से दूसरी कोशिका पदार्थों के परिवहन के लिए लिया जाने वाला ये समय ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम बात करें उन पौधों की जिनकी लंबाई कई मीटर तक है, तो अगर हम इस दर से पदार्थ के स्थानांतरण को समझें तो हम पाएंगे कि केवल 1 मीटर की दूरी को इस स्पीड से तय करने में तकरीबन कुछ साल लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि विसरण के द्वारा लंबी दूरी के परिवहन संभव नहीं है, जबकि कुछ पौधे तो सैकड़ों मीटर लंबे होते हैं। सैकड़ों नहीं भी बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ पौधे 100 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई रखते हैं, कुछ पौधे तकरीबन 100 मीटर तक की हाइट रखते हैं। तो इस ऊंचाई पर इन दरों से स्थानांतरण करके हम पदार्थों को नहीं पहुंचा सकते। आप समझ रहे हैं कि छोटी दूरी के परिवहन में जो कारक शामिल हैं वो लंबी दूरी के परिवहन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हो, तो देखिए यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि बहुत बड़े दाब और बलों के अंतर काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। यानी यहां हमें बहुत उच्च मात्रा में दाब प्रवणताओं की आवश्यकता होती। प्रवणता का तात्पर्य दूरी के साथ परिवर्तन होता है। तो अगर कोई पदार्थ नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित हो रहा है तो यहां पर उसमें उसे ऊपर खींचने के लिए ऊपर से नीचे की ओर कोई दाब प्रवणता स्थापित होगी, जो एक खिंचाव के रूप में काम करेगी, जिसे हम ऋणात्मक दाब प्रवणता बोलते हैं। और अगर कोई पदार्थ ऊपर से नीचे स्थानांतरित हो रहा है तो उसे पहुंचाने के लिए ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर कोई बल काम करेगा, जिसे हम धनात्मक दाब प्रवणता बोलते हैं। कहने का मतलब दाब प्रवणताएं जो हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, पर लंबी दूरी के लिए पदार्थों का स्थानांतरण केवल दाब प्रवणताओं से ही संभव है। अर्थात किसी एक बिंदु पर बहुत उच्च दाब विकसित होगा जो दूसरे बिंदु से या तो पदार्थ को अपनी ओर खींच देगा या पदार्थ को वहां तक पुश कर देगा, धकेल देगा। तो पुशिंग और पुलिंग के रूप में ये प्रेशर ग्रेडियंट काम करते हैं और ये प्रेशर ग्रेडियंट ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को संभव बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि बच्चों दाब प्रवणताओं के द्वारा जो लंबी दूरी के परिवहन होते हैं, इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं मास फ्लो या बल्क फ्लो, संहति प्रवाह। मास फ्लो और बल्क फ्लो मींस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में प्रेशर ग्रेडियंट जो हेल्प करते हैं, उसके थ्रू मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम मास फ्लो या बल्क फ्लो बोलते हैं, संहति प्रवाह या द्रव्यमान प्रवाह। अर्थात यहाँ पूरा जो मटेरियल है वो एक साथ एक ही गति से स्थानांतरित होता है। इसे ऐसे समझें जैसे पौधे के तने में जाइलम के द्वारा जो जल ऊपर की ओर चढ़ता है, तो जल में घुलित समस्त चीजें, वो खनिज लवण भी हो सकते हैं, कोई अन्य पदार्थ भी हो सकता है, ये समस्त चीजें
जल में घुलित होकर एक ही गति से नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है। ठीक वैसे जैसे नदी में जब पानी बहता है तो उसमें घुली हुई सारी चीजें उस पानी की स्पीड से ही नदी में प्रवाहित होती है। तो एक रिवर का जो फ्लो होता है वो भी एक टाइप का बल्क फ्लो होता है। उसी प्रकार से पादप के भागों में पदार्थों का लंबी दूरी का स्थानांतरण इसी तरीके से संपन्न होता है, जिसमें जल में घुलित होकर वो पदार्थ जल के साथ उसी गति से स्थानांतरित होते हैं। विसरण में ये नहीं था। अगर आपको याद हो तो विसरित होने वाले पदार्थों की गति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। वो सब केवल सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग उसकी दिशा में अपने अपने तरीकों से स्थानांतरित होते हैं। लेकिन मास फ्लो में सारा मटेरियल एक साथ डिसॉल्व होके एक ही पेस से, एक ही गति से एक साथ स्थानांतरित होता है। तो ये मास फ्लो में और डिफ्यूजन या अन्य प्रकार के जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उनमें अंतर होता है। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस आप ये ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बल्क फ्लो है, जिसमें सभी पदार्थ एक साथ एक ही गति से जल में घुलित होकर स्थानांतरित होते हैं। ओके, तो ये बात हो गई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि पादप में कौन कौन सी गतियां लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में शामिल होंगी, कौन कौन से पदार्थ किन किन भागों में स्थानांतरित। तो यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है और सबसे प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो होगा जल का अवशोषण, वाटर एब्सॉर्प्शन। तो आप सभी जानते हैं जल का अवशोषण कहां से होगा? मृदा से। और मृदा से जल को अवशोषित कौन करेंगी? जड़ें, रूट्स। तो देखिए पौधे के लिए जल का स्रोत है मृदा और जल के अवशोषण का मृदा से साधन है जड़ें। यानी कि सर्वप्रथम जल का अवशोषण मृदा से ही होगा और जड़ों द्वारा होगा। कुछ पौधों के वायवीय भाग भी जल अवशोषण में शामिल होते हैं। फिर भी जल अवशोषण का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है जड़ें और जो स्रोत है वो है सॉइल। तो सबसे पहले हमें सॉइल के अंदर उपस्थित जल को समझना पड़ेगा। सॉइल, वाटर। तो देखिए मृदा में जल निश्चित रूप से उपस्थित है जो अनेक स्रोतों से आता है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि जो टोटल सॉइल वाटर है, मृदा में उपस्थित कुल जल, टोटल सॉइल वाटर, इस टोटल सॉइल वाटर के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं होलार्ड। लैटिन में जो शब्द, एक तकनीकी शब्द कुल मृदा जल के लिए इस्तेमाल होता है, इसे कहा जाता है होलार्ड। और होलार्ड जो कुल मृदा जल है इसके अंदर दो घटक माने जाते हैं। एक घटक कहलाता है ईकार्ड और एक घटक कहलाता है क्रिसार्ड। इसे ऐसे समझिए कि ईकार्ड वो जल है जो पौधों के लिए अनुपयोगी है, ये पौधों के काम नहीं आएगा। और क्रिसार्ड वो जल है जो पौधों के लिए उपयोगी है। यानी कुल मृदा जल को हम होलार्ड से दर्शा सकते हैं, जिसके दो घटक हैं ईकार्ड व क्रिसार्ड। इसमें से ईकार्ड पौधों के लिए अनुपयोगी है और क्रिसार्ड पौधों के काम का है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्रिसार्ड वो वाटर है जो पौधों के लिए उपलब्ध हो सकता है और ईकार्ड वो मृदा जल है जो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो ये हमने मृदा जल के लिए कुछ तकनीकी शब्द देखे। अब हम मृदा जल के प्रकारों को देखें कि मृदा जल वास्तव में किस किस प्रकार का है। तो देखिए सॉइल के अंदर जो वाटर है वो कितने प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले
हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल। फिर यहां पर एक और जल हम बोल देते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता ग्राही जल। इसके अतिरिक्त यहां पर और एक जल आप कह सकते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर। तो मृदा के अंदर जो उपलब्ध जल के प्रकार हैं उनमें प्रमुख प्रकार यही है। सबसे पहला गुरुत्वीय, दूसरा केशिकीय, तीसरा आर्द्रताग्राही और चौथा रासायनिक रूप से बंधित, रासायनिक बंधित जल। तो मृदा जल के ये विभिन्न प्रकार हमने देखे। इसमें से ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल केशिकीय जल को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के जल पादप के लिए उपयोगी नहीं होते। इन सभी जलों में केवल केशिकीय जल उपयोगी है। देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें गुरुत्वीय जल की। कौन सा जल गुरुत्वीय जल है? गुरुत्वीय जल मृदा के पास जो जल को प्राप्त होने का सबसे बड़ा स्रोत है वो है रेन वाटर, वर्षा जल। इस वर्षा जल का जब प्रवेश मृदा में होता है तो हम जानते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में अवकाश होता है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है, आप पाएंगे कि अगर मृदा कण छोटे हैं तो उनके बीच में अवकाश अधिक होगा और इनके बीच से जल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण बहकर नीचे चला जाएगा और मृदा के नीचे स्थित जल स्तंभ वाटर कॉलम का हिस्सा बन जाएगा। ये इतनी गहराई पर स्थित होता है कि पौधे यानी उनकी जड़ें यहां तक नहीं पहुंच पाती और ये जल पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है। तो गुरुत्वीय जल पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है। केवल कुछ पौधे जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक पहुंच सकती हैं, जैसे रेगिस्तान में मिलने वाला खेजड़ी का पौधा। हमारे राजस्थान का ये राज्य वृक्ष है खेजड़ी, प्रोसोपिस जिसको हम बोलते हैं। उसकी जड़ें इतनी अधिक गहराई तक विकसित होती हैं कि वो नीचे स्थित जल स्तंभ जो वाटर कॉलम है, सॉइल के जो नीचे मौजूद जल है, वहां से भी जल को प्राप्त कर सकती है। तो सभी पौधे गुरुत्वीय जल को प्राप्त नहीं कर सकते। अपवाद स्वरूप खेजड़ी जैसे कुछ पौधों की जड़ें यहां पहुंच पाती हैं। ओके, तो दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रेविटेशनल। नेक्स्ट इज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर किस प्रकार से मृदा कणों के बीच उपस्थित होता है? हम देख सकते हैं मृदा कणों का आकार यदि बड़ा हो तो उन कणों के बीच में केशिकाएं विकसित हो जाती हैं। हम देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ कैपिलरीज डेवलप हो जाती है। जब सॉइल वाटर नीचे गुरुत्व की वजह से स्थानांतरित हो रहा होता है तो इन कैपिलरीज के अंदर मौजूद केशिकीय बल, जिसकी वजह से जल इनमें रह जाता है, ये उस गुरुत्व का विरोध करके जल इन केशिकाओं या केशिका रूपी संरचनाओं के बीच में केशिका बल के कारण बच जाता है और ये जल मृदा कणों के बीच में ही उपस्थित होता है। ये अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता और यही वो क्षेत्र है जहां पादप की जड़ें और उनके मूल रोग पहुंच पाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि केशिकीय जल वह जल है जो पादप की जड़ों की पहुंच में है, इसलिए ये पौधे के लिए उपलब्ध रहता है। तो केशिकीय जल पौधे के लिए उपलब्ध रहने वाला एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण जल है जो मृदा कणों के बीच की केशिकाओं में केशिका बल के कारण रह जाता है। ओके, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल वाटर व्हिच इज अवेलेबल टू द प्लांट।
नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक। आर्द्रताग्राही जल, ये वातावरण में मौजूद वो नमी है जिसे मृदा के कण अपने ऊपर बंधित कर लेते हैं। याद कीजिए हमने इम्बाइबिशन को पढ़ा था, तो इम्बाइबिशन के अंदर पार्टिकल्स के ऊपर जो वाटर हेल्ड हो जाता है, जो वहां पर एक तरह से एब्जॉर्ब हो गया, ये इतना टाइटली इनके बीच में एब्जॉर्ब होता है कि इसे अब पौधे प्राप्त नहीं कर सकते। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर पौधों पे उपलब्ध नहीं होता, अंतःचूषण प्रक्रिया के द्वारा ये मृदा कणों के ऊपर स्थिर हो चुका है, बंधित हो चुका है। इसी तरह से एक और बल है केमिकली कंबाइंड वाटर, आप देख सकते हो यह वह जल है जो मृदा कणों में उपस्थित कुछ रसायन, जैसे मृदा में तरह तरह के खनिज होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे खनिज भी हैं जिनमें क्रिस्टल जल उपस्थित होता है, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ जल योजित होता है, आयरन सल्फेट के साथ जल योजित होता है। तो इस प्रकार रासायनिक रूप से जो जल योजित हो जाता है मृदा में उपस्थित कुछ रसायनों के साथ, ये भी पादप के लिए उपलब्ध नहीं होता। ये बहुत टाइटली लिंक्ड वाटर है जिसे प्लांट रिसीव नहीं कर सकता। तो आप पा सकते हैं कि यहाँ पर गुरुत्वीय जल, आर्द्रता ग्राही जल और रासायनिक रूप से बंधित जल ये पौधों के लिए अनुपलब्ध था। केवल एक प्रकार का जल हमने पाया जो मृदा जल में सबसे महत्वपूर्ण था, जो पौधों के लिए उपलब्ध था, वह था केशिकीय जल। The capillary water is only available water for plants. तो ये हमने देखे विभिन्न प्रकार के जलों के प्रकार जो मृदा में उपस्थित थे और पौधे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। अब हम देखते हैं कि पादपों में जल अवशोषण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। तो अब हम जल अवशोषण की प्रक्रिया को समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले मृदा विलयन के जल की प्रकृति को समझना होगा। मृदा जल जो है वो मृदा कणों के बीच में मौजूद है। अभी अभी हमने देखा कि इसमें केशिकीय जल वो प्रमुख जल है जो पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ये जो जल मृदा कणों के बीच में उपस्थित है, ये प्योर वाटर नहीं होता, बल्कि इस वाटर के अंदर भी क्या मौजूद है, इसके अंदर दुनिया भर के मिनरल आयंस मौजूद होते हैं। तो सॉइल वाटर अपने आप में एक सॉल्यूशन की फॉर्म में, इस सॉइल वाटर को प्राप्त करना है जड़ों को। तो यहां पर जड़ों की कोशिकाओं के अंदर भी खास तौर पे जो मूल रोम होते हैं, जो सबसे पहले इस जल के संपर्क में आते हैं, इनके अंदर भी जल मौजूद है, लेकिन वो भी किस रूप में मौजूद है, विलयन के रूप में मौजूद है। तो यहाँ पर दो प्रकार के विलयन हैं, एक मृदा जल में, एक मृदा में जो विलयन है जिसके अंदर मृदा जल उपस्थित है, एक जड़ों की कोशिकाओं में जो विलयन है जिसमें रूट सेल का वाटर शामिल है। तो अब देखिए कि जो रूट सेल है, स्पेशली हम कंसीडर करें कि रूट के ऊपर जो रूट हेयर्स होते हैं, इन रूट हेयर्स की जो सेल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर जो सेल वॉल है, वो इन दोनों विलयनों को पृथक रखे हुए हैं। यानी इसके अंदर तो रूट सेल का सॉल्यूशन मौजूद है और इसके बाहर सॉइल का सॉल्यूशन मौजूद है। तो सॉइल सॉल्यूशन से जल को प्रवेश करना है किसके अंदर, जड़ों की कोशिकाओं के लिए। तो रूट सेल सॉल्यूशन में सॉइल सॉल्यूशन से अगर वाटर एंटर करेगा तो अपने आप ऐसा एक ही स्थिति में हो सकता है जब रूट सेल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी इसमें विलय की सांद्रता अधिक हो, अर्थात इसका परासरण लाभ अधिक हो। किसकी तुलना में, सॉइल वाटर सॉल्यूशन की तुलना में। परासरण प्रक्रिया के द्वारा हमने ये समझा था कि जल अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाता है। तो जब मृदा में उपस्थित जो विलयन है उसके अंदर विलय की सांद्रता कम होगी तो उसमें जल अधिक होगा,
और जड़ों की कोशिकाओं में जो विलयन है उसमें विलयन की सांद्रता अधिक होगी, तो वहां जल कम होगा और निश्चित रूप से जड़ों की कोशिकाओं में एक जल की मांग होगी, डिमांड ऑफ वाटर। इस डिमांड ऑफ वाटर की वजह से वाटर अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग इसमें एंटर करेगा, पर यहां पर उसे क्रॉस करनी होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन मूल रोम कोशिकाओं की रूट हेयर सेल्स यहां पर सबसे पहले संपर्क में आती हैं, तो मूल रोम कोशिकाओं की झिल्ली को इसे क्रॉस करना पड़ेगा। इस प्रकार इस कोशिका, हम कहें मूल रोम कोशिका में जल का जो प्रवेश है वो परासरण की प्रक्रिया द्वारा होता है और सांद्रता प्रवणता की दिशा में होता है। ये केवल जल अवशोषण का एक प्रकार है, लेकिन ये सबसे प्रारंभिक स्थिति है जहां पर मूल रोम कोशिकाएं सीधा सीधा मृदा विलयन में उपस्थित जल के संपर्क में आकर उसे प्राप्त करती है। पर जल अवशोषण की क्रियाविधि में इसके अलावा भी अन्य प्रक्रम शामिल होते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि जल अवशोषण की क्रियाविधि किस किस प्रकार से हो सकती है। तो देखें, सबसे पहले हम जल अवशोषण की क्रियाविधि में पहला प्रकार देखते हैं सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा टाइप यहां पर आता है निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब इन शब्दों को आपको पहले समझना होगा कि कब आप जल अवशोषण की क्रियाविधि को सक्रिय मानेंगे और कब आप इसे निष्क्रिय मानेंगे। अभी भी आपने देखा था कि एक प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि रूट हेयर की जो सेल्स हैं वो सेल्स किस प्रकार से वाटर को प्राप्त कर रही है सॉइल से, और वो वाटर कैसे उनकी सेल के अंदर एंटर करता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है सक्रिय अवशोषण में। सक्रिय अवशोषण शब्द जहां भी आ जाए आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर जो मूल कोशिकाएं हैं वो खुद सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में भाग लेंगी। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के दौरान जो जल जड़ों में प्रवेश करेगा वो जड़ों की कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। जड़ों की कोशिका के अंदर प्रवेश करके वो उनके कोशिका द्रव और सेल सैप का हिस्सा बनेगा, तभी हम उसे सक्रिय अवशोषण कहेंगे। अर्थात यहां पर जल के पादप शरीर में प्रवेश करने के दौरान जड़ों की कोशिकाओं ने उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, अर्थात जल उनके कोशिका द्रव से होकर गुजरा, तभी उसे क्या माना जाएगा? सक्रिय अवशोषण। जैसा अभी अभी आपने एक प्रोसेस में देखा था, किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस में जल ने जड़ों की कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली, खासतौर पे सबसे पहले हमने किसने देखा था? रूट हेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले आप जानते हो कि रूट हेयर ही सॉइल वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, तो रूट हेयर की सेल की कोशिका झिल्ली से गुजरकर जल जब प्रवेश करेगा जड़ों की कोशिका के अंदर, तो फिर जड़ की कोशिका ने सक्रिय रूप से जल अवशोषण में भाग लिया, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस परासरण के द्वारा ये जल केवल तभी प्रवेश कर सकता है जब इसकी गति, सांद्रता, प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दिशा में हो, अर्थात सॉइल से रूट के अंदर ये अपने आप जाए, यानी कि परासरण प्रक्रिया द्वारा जाए। उसके लिए रूट का ऑस्मोटिक प्रेशर और रूट की सॉल्यूट कंसंट्रेशन किससे ज्यादा होनी चाहिए? सॉइल से ज्यादा होनी चाहिए। सॉइल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेटली कम होगा, मृदा के अंदर जल का परासरण दाब कम होगा और जड़ों के अंदर जल का परासरण दाब उच्च होगा, तभी यहां पर जल अपने आप सांद्रता प्रवणता की दिशा के अनुदिश ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा इसमें प्रवेश करेगा। देखिए, इससे पहले इस सक्रिय शब्द को हमने एक बार और काम में लिया है, अगर आपको याद हो, जब हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट शब्द समझा था, सक्रिय परिवहन समझा था,
तब हमने कहा था कि सक्रिय शब्द का मतलब ऊर्जा का खर्चा है, लेकिन जड़ों में जल के अवशोषण में जो सक्रिय अवशोषण शब्द है, इसका मतलब हमेशा ऊर्जा का खर्चा नहीं होता। यहां पर जल अपनी सांद्रता प्रवणता की दिशा में स्वतः भी परासरण प्रक्रिया द्वारा आ सकता है, अगर जड़ों की कोशिकाओं में विलेय की सांद्रता मृदा विलयन में विलेय की सांद्रता से अधिक है और जड़ों का परासरण दाब मृदा से अधिक है। तो यहां जल अपने आप कौन सी प्रक्रिया से, परासरण प्रक्रिया से किसमें प्रविष्ट हुआ, जड़। लेकिन फिर हमने इसे सक्रिय क्यों कहा, क्योंकि इसने जड़ों की कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली को क्रॉस किया है और ये वाटर एंटर हुआ है किसके अंदर, रूट सेल्स के अंदर। तो रूट सेल्स के अंदर वाटर एंटर हुआ है, उसके साइटोप्लाज्म का पार्ट बना है, इसीलिए रूट सेल ने खुद इस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, सक्रिय रूप से भाग लिया है, इसीलिए इसे हमने किस श्रेणी में डाला, सक्रिय अवशोषण। यद्यपि यहां ऊर्जा खर्च नहीं। तो फिर ये सक्रिय अवशोषण का वो पार्ट है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, बल्कि कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, परासरण की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव, परासरणी सक्रिय। तो सक्रिय अवशोषण का ये पहला प्रकार है जिसमें एंट्री किसके द्वारा हो रही है, परासरण प्रक्रिया के द्वारा हो रही है। तो ये कौन से टाइप का एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ये माना जाएगा ऑस्मोटिकली एक्टिव। तो जड़ें यहां सक्रिय रूप से भाग ले रही है, लेकिन कौन सी प्रक्रिया द्वारा, परासरण प्रक्रिया द्वारा, इसलिए हम इसे परासरणी सक्रिय जल अवशोषण ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जड़ों की कोशिकाओं में, खास तौर पे मूल रोम की कोशिकाओं में जो सबसे पहले मृदा के संपर्क में आती हैं, उनमें विलेय की सांद्रता मृदा विलयन से हमेशा अधिक हो सकता है। मृदा में खनिज की सांद्रता ज्यादा है क्योंकि मृदा में पानी की कमी हो गई है, तब भी तो जड़ों को जल की आवश्यकता होगी। पर इस वक्त जो मूल रोम की कोशिकाएं हैं उनके अंदर परासरण दाब मृदा विलयन के परासरण दाब से कम है, यानी यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो किस दिशा में है, अभी हम कहें सॉइल और रूट हेयर। तो रूट की विलेय सांद्रता सॉइल की विलेय सांद्रता से क्या है, कम है, सॉइल में विलेय सांद्रता ज्यादा है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होगा अगर यहां पर हम मृदा से जड़ों में जल को प्रविष्ट करें। तो अगर पौधे को जल की प्राप्ति करनी है, पर कैसे करनी है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत करनी है। अर्थात जड़ों के पास जल ज्यादा है, मृदा के पास कम है, फिर भी जड़ को चाहिए, तो अब परासरण के द्वारा तो नहीं आ सकता। इस स्थिति में जड़ों की कोशिकाओं को ऊर्जा खर्च करके जल को प्राप्त करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव, क्योंकि यहां पर परासरण प्रक्रिया ने इसमें सहायता नहीं की, बल्कि एक्सपेंडिचर हुआ किसका, एनर्जी का। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हमने समझा दो प्रकार का, एक जिसमें परासरण प्रक्रिया भाग लेती है, ऊर्जा का खर्चा नहीं होता, इसे परासरणी सक्रिय कहते हैं। दूसरा जो परासरण के द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि सांद्रता प्रवणता के विपरीत जल को जाना है, इसे हम अपरासरणी सक्रिय कहते हैं, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन इन दोनों प्रोसेस में रूट सेल्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। रूट सेल्स के अंदर होकर जल गुजरेगा और आगे बढ़ेगा, यानी कि वो जल जड़ों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव का हिस्सा बनेगा। तो सक्रिय अवशोषण का मतलब आपको समझ में आ गया। इसका मतलब है जब जड़ें खुद सक्रिय रूप से जल अवशोषण में भाग लें तथा जल जड़ों की कोशिकाओं से होकर गुजरे। तो यहाँ एक बात जो है वो दिमाग में आती है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका जल अवशोषण का हो सकता है जिसमें जल जड़ों की कोशिकाओं से होकर नहीं गुजरे? निश्चित रूप से होता है, और बल्कि अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, निष्क्रिय अवशोषण।
पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो देखें क्या होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय शब्द का इस्तेमाल हमने यहां क्यों किया? निष्क्रिय शब्द का इस्तेमाल हमने यहां इसलिए किया क्योंकि यहां पर रूट सेल्स इस प्रक्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। वाटर रूट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं करेगा, उसके बावजूद जड़ों के जाइलम में पहुंच जाएगा। मान लीजिए ये जड़ों की एपिडर्मिस है, ये इनके मूलरोम है जो सॉइल पार्टिकल के कांटेक्ट में है, यहां से होते हुए जल को पहुंचना है जड़ों के जाइलम में, जहां से इसे ऊपर जाना है पन्ने के पास। ठीक है, तो यहां पर जड़ों की एपिडर्मिस से जड़ों के जाइलम तक जल के जाने का एक ऐसा मार्ग भी है जिसमें जल जड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करता ही नहीं। इसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं क्योंकि यहां वाटर रूट की सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता ही नहीं, तो फिर वो कहां से गुजरता है? देखिए, सबसे पहली बार जब रूट हेयर पर वाटर एब्जॉर्ब होता है तो सबसे पहले वो जिसके संपर्क में आएगा वो होगी मूल रोम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, और इस कोशिका भित्ति के बाद वो कोशिका झिल्ली के संपर्क में आएगा, फिर वो उनके कोशिका द्रव में जाएगा। लेकिन इसके नीचे मान लीजिए कॉर्टेक्स की कोशिकाएं स्थित हैं, तो यदि ऐसा हो कि ये जो जल है ये जो पहले मूल रोम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के संपर्क में आया है, यहीं से ये कॉर्टेक्स की कोशिका भित्ति साथ ही साथ उनके बीच के अवकाशों से होकर गुजरना शुरू कर दे और किसी भी जीवित कोशिका के जीव द्रव्य में प्रवेश ना करे, तो फिर यहां जड़ों की कोशिकाएं इस अवशोषण में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगी। आगे जाके हम पढ़ेंगे इस मार्ग को एपोप्लास्ट कहा जाता है, ऐसा मार्ग जो जीवित कोशिका द्रव से दूर है। जीवित कोशिका द्रव कोशिकाओं के अंदर है, उसके बाहर क्या है? कोशिका भित्ति, और उनके बीच बीच में क्या है? अंतर कोशिकीय अवकाश। ये भी वो जगह है जहां से होकर जल गुजर सकता है, और इस जगह से जल गुजरते वक्त वो बिल्कुल भी किसी भी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो ये कहलाता है निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में जल जड़ों की जीवित कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करता, बल्कि उनकी कोशिका भित्तियों और अंतर कोशिका अवकाशों से गुजरता हुआ जाइलम तक पहुंचता है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निष्क्रिय अवशोषण के लिए बल कहां से प्राप्त होगा? क्योंकि सक्रिय अवशोषण तो हमने देखा था, या तो परासरण प्रक्रिया से जल उसमें प्रवेश कर रहा था, या कोशिकाएं खुद ऊर्जा खर्च करके उसे अंदर ला रही थी। पर पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए फोर्स कहां से आएगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? और जबकि हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन तो पैसिव ही होता है और सबसे ज्यादा वाटर तो एपोप्लास्ट मार्ग से ही अंदर आता है, तो फिर उसे लाने के लिए बल कहां से उत्पन्न होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब हमने एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात की थी तो वाटर के रूट में एंटर होने के लिए जो फोर्स था वो खुद रूट में डेवलप हुआ था, या तो ऑस्मोसिस के द्वारा या एनर्जी एक्सपेंडिचर के द्वारा। लेकिन जब हम पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए जो जड़ों से जल अवशोषण का बल है वो जड़ों में उत्पन्न होता ही नहीं, बल्कि जड़ों के अलावा कहीं और उत्पन्न होता है। देखिए कैसे। हम सभी जानते हैं कि पादप के वायवीय भागों में जो विशेष तौर पे पत्तियां शामिल हैं, उन पत्तियों में लगातार वातावरण, उन पत्तियों द्वारा लगातार वातावरण में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि की जा रही है। ट्रांसपिरेशन, इस प्रोसेस को आगे हम डिटेल में समझेंगे, पर नाम सबने सुना होगा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लगातार जल की हानि वातावरण में की जाती है, जिसके कारण जो वायवीय भाग है अर्थात पत्तियां, इनकी कोशिकाएं हमेशा जल की मांग प्रदर्शित। ये जल कहां से प्राप्त
करेंगी। पत्तियों के अंदर आपको पता है कि जो मध्य शिराएं हैं ये जल को लेके जाती हैं। इन शिराओं से और वेन्स निकलती हैं, ये फिर आसपास के ऊतकों में जल की आपूर्ति करती है और रंध्रों के द्वारा ये जल बाहर निकलता है। तो देखिए रंध्रों ने जो जल त्यागा उसकी पूर्ति इन्होंने उसके नीचे स्थित ऊतकों की कोशिकाओं से की। उन कोशिकाओं ने इसे शिराओं से प्राप्त किया, शिराओं ने इसे मध्य शिरा से प्राप्त किया और मध्य शिराएं जो है वो तने के जाइलम से संबंधित, शाखाओं से होते हुए सबका संबंध तने के जाइलम से है। इस प्रकार संपूर्ण पादप के जो वायव्य भाग हैं उनके द्वारा जो जल की हानि की जा रही है उसका सम्मिलित प्रभाव तने के जाइलम पर पड़ता है और तने का जाइलम इस खिंचाव के कारण लगातार जल की आपूर्ति पौधे के वायव्य भागों को करता है। जब तने का जाइलम लगातार ऊपर की ओर जल की आपूर्ति करेगा तो इसमें भी ऊपर से नीचे एक खिंचाव बल उत्पन्न और यही खिंचाव बल का प्रभाव जड़ों पर पड़ता है और इस वजह से जड़ों की कोशिकाओं के बीच से एपोप्लास्टिक मार्ग से होते हुए जल जड़ों में प्रवेश करता है और जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। मान लीजिए रूट हेयर है और अभी भी मैंने बताया था कि कोशिकाओं के बीच के मार्ग से होता हुआ जल यहाँ जड़ों के जाइलम में प्रवेश कर रहा है। ये जड़ों का जाइलम तने के जाइलम से संबंधित है। तने के जाइलम पर वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव बल लग रहा है। ये खिंचाव बल का प्रभाव जड़ के जाइलम पर आरोपित होगा और उसकी वजह से जल मूल रोग की कोशिका भित्ति और अन्य नीचे स्थित स्तरों की कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों और उनके मध्य अवकाशों से होता हुआ जड़ के जाइलम तक, इसी को एपोप्लास्ट मार्ग कहा जाता है। अभी हम इस मार्ग को और विस्तार से देखें, पर यहां हमने समझा कि पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए फोर्स कहां से आता है, निष्क्रिय अवशोषण के लिए कारक कौन सा जिम्मेदार है। निष्क्रिय अवशोषण के लिए जिम्मेदार है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो कर्षण उत्पन्न हो रहा है, जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, वो तने के जाइलम से होता हुआ जड़ के जाइलम पर आरोपित होता है और उस वजह से जल जड़ों में प्रवेश करता है। और ये जल कभी भी जड़ों की कोशिकाओं के अंदर से होकर नहीं गुजर रहा, इसलिए इसे निष्क्रिय अवशोषण। तो जल अवशोषण की क्रियाविधि के दो हिस्से हमने पढ़े, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। इसके बाद हमें समझना है जल अवशोषण का मार्ग, रूट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसके बाद हम देखते हैं जल अवशोषण किस मार्ग से होता है। रूट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हमें जल अवशोषण के मार्ग को यहां समझना है। अभी अभी हमने दो शब्दों का उल्लेख किया था, एपोप्लास्ट और पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो मैंने कहा कि सर्वाधिक जल का अवशोषण तो इसी मार्ग से हो रहा है, एपोप्लास्ट मार्ग से, और इसी प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो थोड़ा सा एक बार हम जड़ों की जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एपोप्लास्ट पाथवे क्या है और पैसिव एब्जॉर्प्शन कैसे है। देखिए रूट की स्ट्रक्चर को यहां समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बाहर रूट के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? एपिडर्मिस सेल्स, सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एपिब्लेमा भी इनको बोल दिया जाता है। इस पर हम जानते हैं रूट हेयर्स होते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर, और ये एपिडर्मिस के ही एक्सटेंशन होते हैं जो एक कोशिकीय संरचनाएं हैं। मृदा जो कण हैं वो उन्हीं के बीच बीच में रूट हेयर मौजूद रहते हैं और उनके बीच मौजूद जो जल है वो उसके संपर्क में सबसे पहले रूट हेयर आते हैं। तो ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स की जो परतें होती हैं उनकी कोशिकाओं को हम दर्शा देते हैं कुछ इस रूप में। 2 से 3 इस पर हम
कॉर्टेक्स कोशिकाओं के यहाँ शो कर देते हैं। उसके बाद जो स्तर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कुछ इस प्रकार से बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं जो कि किनारों पे से संकरी और मध्य से थोड़ी ब्रॉड। लेकिन एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में होती है एक बहुत महत्वपूर्ण परत जिसे हम कहते हैं सुबेरिन। और सुबेरिन के जमाव के कारण ये जो एंडोडर्मिस है इसकी भित्ति जल के लिए लगभग अपारगम्य हो जाती है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं सुबेरिन के जमाव से एंडोडर्मिस की भित्ति जल के लिए लगभग अपारगम्य हो जाती है। कुछ कोशिकाओं को छोड़ कुछ कोशिकाओं में ये सुबेरिन का जमाव नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि एंडोडर्मिस की अधिकांश कोशिकाओं में सुबेरिन के जमाव से वो जल के गुजरने के लिए अपारगम्य होते हैं। एक कोशिका में मैंने ये पोजीशन नहीं दिखाया है, इनको पैसिव सेल कहा जाता है। एनाटॉमी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे परिरंभ की कोशिकाएं आती हैं, पेरिसाइकिल, जो मोस्टली पैरेन्काइमा का बना होता है, लिविंग सेल्स होती हैं। और इस पेरिसाइकिल के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा जड़ों का जाइलम। तो जड़ों के जाइलम में सबसे पहले होते हैं प्रोटोजाइलम। तो हम उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट स्ट्रक्चर से दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे ये मेटाजाइलम में कन्वर्ट होते हैं जो कि कंपैरेटिवली ब्रॉड एलिमेंट रखते हैं। मेटाजाइलम के अंदर के टिप्स और वेसल्स थोड़े से बड़े होते जाते हैं। इस प्रकार से हम जड़ों के जाइलम को दर्शा सकते हैं। तो ये लेयर है एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, ये है कॉर्टेक्स, ये है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में आप ध्यान दें कि जो सुबेरिन का जमाव हुआ है उस वजह से हम इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। और उसके नीचे है पेरिसाइकल, परिरंभ, और फिर जाइलम आ गया। इसमें सबसे पहले है प्रोटोजाइलम और एंड में है मेटाजाइलम। तो आप देखेंगे कि जल का मार्ग यहाँ किस प्रकार से है। सबसे पहले ये जो जल के कण हैं, ये जल के कण मूल रोम कोशिकाओं के संपर्क में आएंगे और इस मूल रोम कोशिका के ऊपर बंधित हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई सेल वॉल है। इस सेलुलोज पेक्टिन की सेल वॉल की वजह से ये इसके ऊपर बाइंड हो गया। यहाँ पर आपको मालूम होगा, यहाँ पर जो प्रक्रम शामिल है उसे हम पढ़ चुके हैं, वो इम्बाइबिशन है, अंतःचूषण। अंतःचूषण के द्वारा ये इसकी सतह पर बंधित हो गई। अब सक्रिय जल अवशोषण में ये इसके अंदर प्रवेश करेगी और निष्क्रिय जल अवशोषण में ये इसकी कोशिका भित्तियों से होते हुए, आप देखिए, मान लीजिए ये इसके अंदर यदि जल आ भी गया है तो भी इससे आगे वो निष्क्रिय अवशोषण का मार्ग अपना सकता है, जो कोशिका भित्तियों और भित्ति के बीच के अवकाशों से होकर चलता है। ये देखिए इस प्रकार से जल कोशिका भित्ति और भित्ति के अवकाशों से गुजर रहा है। इसी को एपोप्लास्ट मार्ग कहा जाता है, जहां पे वाटर सेल में एंटर हुए बिना उनकी सेल वॉल और साथ साथ उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस से होकर मूव कर रहा है। ये आप देख सकते हो कॉर्टेक्स सेल्स की सेल वॉल है, ये भी सेल वॉल है, कॉर्टेक्स सेल की सेल वॉल्स और सेल वॉल के बीच के अंदर इनके इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन इससे आगे अगर ये इंटरसेलुलर स्पेस से गुजरने की कोशिश करेगा तो वो ब्लॉक है, क्योंकि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप में
किसका जमाव है, सुबेरिन का, और सुबेरिन जल के लिए एक पारगम्य पदार्थ है। तो फिर इसे गुजरना पड़ेगा अब इस एंडोडर्मिस की जीवित कोशिका से। इस जीवित कोशिका को कहा जाता है पैसेज सेल। तो ये जो पैसेज सेल है इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा और यहां पर इसके कोशिका द्रव से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके बाद फिर से ये एपोप्लास्टिक मार्ग लिया जा सकता है और जाइलम तो पूरी तरह डेड होता है, तो आप जानते हैं कि वहां पर तो ये एपोप्लास्ट ही अपनाएगा। तो क्या देखा आपने कि जो जल के अवशोषण का मार्ग है, अगर निष्क्रिय अवशोषण को हम प्रमुख माने तो जल मूल रोम कोशिका की कोशिका भित्ति, कॉर्टेक्स की कोशिका भित्ति, उनके बीच के अंतःकोशिकीय अवकाश, सेल वॉल, उनके बीच के स्पेस, सेल वॉल स्पेस, वहां से गुजरते हुए एंडोडर्मिस तक पूरी तरह से कौन सा मार्ग फॉलो कर रहा है, ये एपोप्लास्ट मार्ग है। एपोप्लास्ट बोला जाता है जब साइटोप्लाज्म से अवे यानी लिविंग साइटोप्लाज्म, जीवित जीव द्रव्य से दूर कोई स्थिति होती है, यानी कोशिका द्रव्य और अंतरकोशिकीय अवकाशों के मध्य का स्थान, ये कहा जाएगा एपोप्लास्ट। पर एंडोडर्मिस में आकर इसको कहां से होके गुजरना पड़ा, एंडोडर्मिस में आकर इसको उसके जीव द्रव्य से गुजरना पड़ा, इसे कहता है सिम्प्लास्ट, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो सिम्प्लास्ट मार्ग जल अवशोषण के दौरान किस भाग में अपनाया जाता है, एंडोडर्मिस में। पर एपोप्लास्ट मार्ग उससे पहले और उसके बाद में अपनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एब्जॉर्प्शन एपोप्लास्ट से हो, ये एब्जॉर्प्शन सिम्प्लास्ट से भी हो सकता है, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन भी ये मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होगा और अंत में इसे फिर किसमें एंटर होना होगा, सिम्प्लास्ट में एंटर होना होगा। तो सिम्प्लास्टिक जो एंट्री है वाटर की वो बहुत कम होती है, मेनली एपोप्लास्टिक होती है, पर एंडोडर्मिस में केवल और केवल एक मार्ग काम करता है और वो कहलाता है सिम्प्लास्ट। तो इस तरह से हमने जड़ों में जल के अवशोषण के मार्ग को भी समझा और उसके लिए जिम्मेदार कारण को भी समझा। कारण कौन सा जिम्मेदार है, ये जड़ें हैं और ये उनकी अनुप्रस्थ काट है। ये जड़ों का जाइलम है, जड़ों का जाइलम आगे किससे संबंधित है, स्तंभ तने के जाइलम से, और वो पौधे के वायवीय भागों से संबंधित है। वायवीय भाग लगातार जल की हानि कर रहे हैं, तने के जाइलम पर एक कर्षण यानी खिंचाव बल लग रहा है, वो खिंचाव बल जड़ों के जाइलम पर आ रहा है, जिसकी वजह से जल मृदा से होते हुए और जड़ों की विभिन्न स्तरों से होते हुए जड़ के जाइलम में प्रवेश कर रहा है। तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रांसपायरेशनल पुल काम करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एपोप्लास्ट पाथवे होता है, पर एंडोडर्मिस में ये केवल और केवल किसको फॉलो करेंगे, सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो। इस प्रकार से हमने आज वाटर एब्जॉर्प्शन के विभिन्न तरीके और उसके रूट्स को समझा। एक बार एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को सेलुलर लेवल पे मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर को आप देखिए और वाटर एब्जॉर्प्शन को समझिए।